हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी? आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम कोई सवाल नहीं कर रहे और ना ही हम कोई थ्योरी के बारे में समझ रहे हैं। आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं कि अगर अकाउंटेंसी का पेपर है तो आपको यहां पर कुछ चीजें आनी चाहिए। पहला सवाल डेफिनेटली वो आना चाहिए, दूसरा है थ्योरी, और तीसरा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि होता है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसको हम MCQ भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, अब यहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से करते हो तो आपके पास होने के जो चांसेस होते हैं बच्चों, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं 50 ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिसको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय आप डेफिनेटली पढ़िएगा। एग्जाम में इसको काफी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो आज हम सीख रहे हैं MCQ या ऑब्जेक्टिव 50 इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट, समय को हम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूं MCQ में क्या क्या पूछे जा सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका चूज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे। दूसरा होगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा होगा आपका वन वर्ड, चौथा होगा आपका मैच द कॉलम, और पांचवा होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो मैं आपको जो 50 ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी है, वन वर्ड भी है एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए गए। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, सवाल को शुरू करते हैं या इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि 50 MCQ या 50 ऑब्जेक्टिव वो पूछ दिए गए हैं मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, जो लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डिस्क्लोज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, यहां पर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए कौन सा रेशो बनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका करंट रेशो। करंट रेशो से हमें क्या पता चलता है? बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि लायबिलिटी है, उसको किस प्रकार की लायबिलिटी माना जाता है? तो इसका आंसर है करंट लायबिलिटी। तो याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी की तरह क्या करते हैं बच्चों, हम ट्रीट करते हैं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है। तीसरा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी हाँ, सही सुना आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू एंड डॉट 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 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको बताना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा नेट सेल्स। जब नेट सेल्स में से बच्चों हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया। तीसरा जो है नेक्स्ट जो हम ऑब्जेक्टिव है, वो है आपका वन वर्ड। आपको बताना है विच रेशियो इज बेस्ड ऑन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेट। ऐसे कौन सा रेशियो है जो सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पर निकाले जाते हैं या बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है एक्टिविटी रेशो, जिसको हम टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। तो टर्नओवर रेशो और एक्टिविटी रेशो जो कि सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल के अकॉर्डिंग या उनके बेस पर बनाए जाते हैं। अगला है व्हाट इज कॉल्ड द लायबिलिटी। व्हाट इज कॉल्ड द लायबिलिटी विच इज पेबल अंडर 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, कौन सी लायबिलिटी कहलाती है? ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है, ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ असेट्स इज पेटेंट। पेटेंट जो होती है वो किस प्रकार की असेट्स होती है?
तो पेटेंट यहां पर हमारी जो असेट्स होती है वो किस प्रकार की असेट्स है, तो इसका आंसर है फिक्स्ड असेट्स होती है। पेटेंट कौन सी असेट्स हुई बच्चों, फिक्स्ड असेट्स होती है। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, नो कंपनी कैन इशू मोर देन कैपिटल द विच कैपिटल। ऐसी कंपनियां जो क्या करती है, अपनी कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, इस टाइप की कैपिटल को क्या कहते हैं, तो आंसर है इसका अथॉराइज कैपिटल। कोई भी कंपनी क्या करती है, अपनी अथॉराइज कैपिटल से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 8, विच कंपनी शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर क्या है, सब प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर है प्राइवेट कंपनी। अगला क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बताइए कंपनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, तो इसका आंसर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि कंपनी का क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसके बगैर कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, तो कंपनी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछे कि चलिए बताइए कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी द मिनिमम मेंबर। ठीक है, मिनिमम मेंबर ऑफ द पब्लिक कंपनी। एक पब्लिक कंपनी में कम से कम, ठीक है बच्चों, कितने, कम से कम की बात चल रही है, पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर का होना जरूरी है, तो बताइए फटाफट सोचिए क्या हो सकता है। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर है 7। एक पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर का होना इज अ कंपलसरी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बच्चों। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 11 की बात चल रही है, तो ये रहा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो गौर फरमाइए कौन कौन से क्वेश्चन सही है। द आइडियल रेशियो ऑफ लिक्विड रेशियो, मतलब द आइडियल लिक्विड रेशियो क्या होना चाहिए। चलो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 3:2, 2:3 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1:1। तो आपका आंसर होना चाहिए, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 1:1। ठीक है, जबकि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो है 1:1, जबकि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है बच्चों क्या, 2:1। 12 नंबर पे देखा है, विच वन इज लिक्विड असेट। बताइए इसमें से कौन सी ऐसी असेट्स है जो लिक्विड असेट्स है। ऑप्शन रहा आपके सामने ये, पहला है स्टॉक, दूसरा है आपका डेब्टर्स, तीसरा है आपका गुडविल और चौथा है बच्चों आपका फर्नीचर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है, क्या कौन सी असेट्स ऐसी असेट्स है जो कि लिक्विड असेट्स है, स्टॉक, डेब्टर, गुडविल या फर्नीचर। तो इसका आंसर है स्टॉक। स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं, क्विकली बेच सकते हैं, इसलिए स्टॉक जो होता है वो हमारे लिक्विड असेट्स की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट आपका लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो इज। बताइए ऑपरेटिंग रेशियो किससे रिलेटेड है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा सॉल्वेंसी रेशियो और चौथा लिक्विडिटी रेशियो। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ऑपरेटिंग रेशियो जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या होता है बच्चों, रिलेटेड होता है। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन टोटल कंप्लीट होते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे यहां पर क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं शेयर होल्डर रिसीव्ड। चलिए बताइए शेयर होल्डर को क्या मिलता है। ठीक है, पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका डिविडेंड, तीसरे नंबर पे लिखा है कमीशन और चौथा नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा नन ऑफ दिस तो होता ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, शेयर होल्डर कंपनी के एक तरीके से मालिक होते हैं और यहां पर ऑनर को क्या मिलता है, डिविडेंड मतलब लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डिविडेंड। चलिए फिफ्थ
15 नंबर पे लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी। याद रखिएगा मैक्सिमम नंबर बताने हैं एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं। तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो यहां पर आपका होना चाहिए आंसर कौन कौन सा ऑप्शन से, चलो देख लेते हैं। पहले नंबर पे लिखा हुआ है 20, दूसरे नंबर पे लिखा है 200, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है 40 और 6 नंबर पे या डी नंबर पे ऑप्शन पे लिखा है 4th नंबर पे 7। तो आपसे पूछा है एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने होते, तो इसका आंसर है हमारा 200। तो याद रखिएगा 200 नंबर जो होते हैं मेंबर्स, वो मैक्सिमम मेंबर 200 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए ये बताइए कि शेयर एप्लीकेशन जो अकाउंट होता है वो किस प्रकार का अकाउंट होता है। तो ये रहे ऑप्शन आपके सामने। क्या एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा है इन पर्सन अकाउंट, तीसरा है रियल अकाउंट और चौथा है आपका नॉमिनल अकाउंट। चलिए तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखिए पर्सनल अकाउंट इसलिए तो क्योंकि कोई शेयर एप्लीकेशन पर्सन तो है नहीं, इन पर्सन अकाउंट कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी नहीं है, तीसरा है रियल अकाउंट कोई वस्तु तो है नहीं, तो चौथा इसका जो ऑप्शन है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। तो याद रखिएगा शेयर एप्लीकेशन किस प्रकार का अकाउंट हुआ, शेयर एप्लीकेशन आपका नॉमिनल अकाउंट हुआ। चलिए अब मैं आपसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा हूं, तो फटाफट से समझना फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। कंपनी इज एंड विच टाइप या विच क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी को किसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, कंपनी इज एंड किस प्रकार का पर्सन है कंपनी, तो यहां पे आपका आंसर होना चाहिए आर्टिफिशियल पर्सन जो कि क्रिएटेड बाय होता है किसके द्वारा, लॉ कानून के द्वारा या विधान के द्वारा क्या होता है कंपनी को बनाया जाता है। इसका आंसर क्या है आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा नंबर पे लिखा है द शेयर ऑन विच इज पर्टिकुलर रेट ऑफ डिविडेंड इज पेड इज कॉल्ड। आपको बताना यहां पर कि अगर ऐसे शेयर जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट से या फिक्स रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है तो इस प्रकार के शेयर्स को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखिएगा दो प्रकार के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है बच्चों क्या प्रेफरेंस शेयर्स। तीसरे नंबर पे आपको देखा है, नेक्स्ट नंबर पे दिया है द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशूइंग शेयर इज अ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है प्रीमियम पे इशू करती है तो ये कंपनी को प्रॉफिट है, पर आपको बताना है कि ये किस प्रकार का प्रॉफिट है। तो आपका आंसर आना चाहिए ये जो प्रॉफिट है क्या ये बार बार होगा, नहीं ना, ये वन टाइम होगा। तो इस प्रकार के प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट नंबर पे दिखा रखा है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ how many per annum interest is allowed in the calls in advance। calls in advance के ऊपर कितना % का इंटरेस्ट दिया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस के ऊपर बच्चों 12% का इंटरेस्ट पे किया जाता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। द सर्टिफिकेट विच इज गिवन टू शेयर होल्डर इज कॉल्ड। जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो क्या कहती है सर्टिफिकेट इश्यू करती है उस सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा शेयर होल्डर को जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं इसका आंसर होना चाहिए आपका शेयर सर्टिफिकेट। अगला आपका द पर्सन हु एस्टेब्लिश और कंपनी इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के स्थापना की नींव रखता है या कंपनी को शुरू करने का प्रथम प्रयास करता है, इस प्रकार के पर्सन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इस प्रकार के पर्सन को कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन द पोर्शन ऑफ द अथोराइज कैपिटल विच इज कॉल्ड फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड। ऐसी देखिए कंपनी की जो भी अथोराइज कैपिटल होती है उस अथोराइज कैपिटल में से जितनी कैपिटल क्या करती है कंपनी इशू करती है पब्लिक में, उस कैपिटल को क्या कहते हैं, तो यहां पर आंसर है इसका कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहेंगे बच्चों कॉल्ड अप कैपिटल।
24 नंबर का क्वेश्चन है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने। द शेयर इशू द मोर देन द फेस वैल्यू इज कॉल्ड। अगर कोई शेयर मान लेते हैं 10 रुपए का है तो 10 रुपए जो है उसकी फेस वैल्यू है। 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी क्या करती है 12 रुपए में बेचती है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए इस कंडीशन को कहेंगे इशू एट प्रीमियम। गॉट इट? तो इशू एट प्रीमियम, जब भी कोई कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स जो भी फेस वैल्यू होती है उससे ज्यादा पे शेयर्स इशू करती है, उस प्राइस से ज्यादा पे इशू करती है, तो बच्चों हम इसे क्या कहेंगे? इशू एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 25 और लिखा हुआ है, क्या रखिएगा क्या क्वेश्चन थे? द डॉक्यूमेंट इशू बाय द पब्लिक कंपनी फॉर सेलिंग द शेयर। जब कोई पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स क्या करती है मार्केट में इशू करना चाहती है तो पब्लिक एक क्या करती है? डॉक्यूमेंट इशू करती है। बताइए उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन है आपका टेबल एफ और दूसरा है आपका प्रोस्पेक्टस। तो यहां पर याद रखिएगा जब भी कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को इशू करने के लिए पब्लिक में कोई डॉक्यूमेंट इशू करती है तो उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अगला 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग कोई कंपनी को अगर कॉल्स इन एरर होता है तो कॉल्स इन एरर पर कंपनी कितना % का इंटरेस्ट चार्ज करती है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन। यहां पर 10% है, उसके बाद है आपका 6%, 8% एंड 5%। तो आपका आंसर होना चाहिए 10% पर एनम के रेट पर क्या होता है? यहां पर इंटरेस्ट चार्ज होता है कॉल्स इन एरर के ऊपर। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या रहा बच्चों? ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। सिक्योरिटी प्रीमियम इज। सिक्योरिटी प्रीमियम किस प्रकार की चीज होती है या क्या होती है? तो आपके सामने ऑप्शन रहा, क्या ये कैपिटल प्रॉफिट है, दूसरा है रेवेन्यू प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटल लॉस और चौथा है बच्चों यहाँ पर रेवेन्यू लॉस। तो याद रखिएगा कंपनी क्या करती है अपने शेयर्स को प्रीमियम पे क्या करती है बच्चों? इशू करती है। अब यहां पर प्रीमियम जो होता है कंपनी एक बार अपने शेयर्स को इशू करती है प्रीमियम पर, तो ये प्रीमियम है इनकम है तो ये कंपनी को बार बार नहीं मिलती है, इसलिए ये जो प्रॉफिट हुआ इसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहेंगे बच्चों? कैपिटल प्रॉफिट। तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। अगला देखे रखा है 28 नंबर के ऊपर, नो हु हैज द वोटिंग राइट। इनमें से कौन है जिनको कंपनी के मामलों में किसी भी प्रकार का वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता है? पॉइंट नंबर पहला इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तीसरा डिबेंचर होल्डर और चौथा नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स ये तो मालिक होते हैं इसलिए ये वोटिंग कर सकते हैं। नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन हम हटा देंगे तो बचा हमारा क्या? डिबेंचर होल्डर। क्योंकि डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं बच्चों? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए याद रखिएगा डिबेंचर होल्डर को कंपनी के किसी भी मामलों में वोटिंग करने का राइट्स नहीं होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, लिखा हुआ है ऑन विच द रेट ऑफ डिविडेंड नॉट फिक्स। इनमें से नॉट फिक्स्ड लिखा हुआ है, इनमें से ऐसा डिविडेंड इनमें से ऐसा कौन सा शेयर है जिसके ऊपर डिविडेंड की जो रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है? पहला ऑप्शन है डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट इसलिए ये ऑप्शन को हटा देते हैं हम। दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है? पहले से दो प्रेफरेंस होती है, एक कैपिटल वापसी की और दूसरा प्रॉफिट की। अब फिलहाल यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं इनको यहाँ पर जो प्रॉफिट मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका इक्विटी शेयर होल्डर और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट पर प्रॉफिट या डिविडेंड नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से 29 तक हमारे यहाँ पर सीरीज कंप्लीट होती है। आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3030। डिबेंचर होल्डर आर। बताइए डिबेंचर होल्डर कौन है? पहला ऑनर ऑफ कंपनी, क्या ये कंपनी के मालिक है? नहीं। दूसरा मेंबर ऑफ कंपनी, क्या ये कंपनी के मेंबर है? नहीं। तीसरा कस्टमर ऑफ कंपनी, क्या ये कंपनी के ग्राहक है? इसका आंसर है नहीं।
चौथा ऑप्शन है इसका सही, द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। इसका आंसर है क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। क्यों क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी? क्योंकि क्या करा है, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को क्या करा है बच्चों, लोन दिया है। तो यहां पर क्रेडिटर्स जो होते हैं, सॉरी डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अगला रखा है पीरियड ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के द्वारा कितने समय के बाद दिया जाता है? पहला ऑप्शन 3 मंथ, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ, चौथा ऑप्शन 1 ईयर और फोर्थ नंबर का ऑप्शन एट द एनी टाइम। तो इसका आंसर है कंपनी यहां पर जो भी डिबेंचर को इंटरेस्ट देती है बच्चों वो पर 6 मंथली देती है। हर 6 महीने के अंदर क्या जाता है, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। याद रखिए कि अगर आप कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर को इश्यू करती है काय पर, डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, तो डिस्काउंट क्या है? पहला ऑप्शन कैपिटल लॉस, दूसरा रिवेन्यू लॉस, तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर और चौथा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो याद रखिएगा यहां पर जब भी कंपनी क्या करती है, अपने डिबेंचर को इश्यू करती है किसके ऊपर, डिस्काउंट पे अगर डिबेंचर को इश्यू करती है तो ये कंपनी के लिए लॉस हुआ और इस लॉस को हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। अगला लिखा हुआ आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ऑब्जेक्टिव है आपका 33 नंबर का, डिबेंचर इज अ रिटर्न ऑफ डेट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको बताना है इसका आंसर क्या है कि डिबेंचर जो है वो रिटर्न क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहां पर आंसर होना चाहिए डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर जो है वो क्या है, एक रिटर्न लिखित में प्रमाण है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट होता है। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू टेक द पार्ट इन द ऑफ कंपनी। बताइए कंपनी के किस पार्ट में डिबेंचर होल्डर को पार्ट या पार्टिसिपेट करने का राइट्स नहीं होता है? तो इसका आंसर है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर को कंपनी के मैनेजमेंट में किसी भी टाइप का इंटरफेयर नहीं कर सकती है और ना ही क्या कर सकता है, वो अपना पार्टिसिपेट कर सकता है या भाग ले सकता है। तो इसका आंसर है आपका मैनेजमेंट। अगला है 35 नंबर पर, द डिबेंचर विच कैन बी चेंज इनटू द शेयर इज कॉल्ड द डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर के नाम बताने हैं आपको जो कि शेयर्स में या न्यू डिबेंचर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो आंसर होना चाहिए आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिसको हम एक समय के बाद शेयर्स या नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर कहलाते हैं। 36 नंबर का लिखा हुआ है, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू। बताइए जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो बदले में हम क्या देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, दैट इज अ परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। जो भी असेट्स है वो कितना वैल्यू दिया वो उसमें से हम असेट्स के लिए घटाएंगे, तो जो निकल के वैल्यू आएगी उस वैल्यू को क्या कहेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए उस वैल्यू को हम कहेंगे गुड विल कहा जाएगा। वन वर्ड में आपसे पूछ लेता हूं, चलिए 37 नंबर पे लिखा हुआ है इशू फॉर द लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड। अगर कंपनी क्या करती है, इशू कर रही है, ठीक है, क्या चाहिए हमें, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो उसके लिए कंपनी क्या इशू करती है? तो आपका आंसर होना चाहिए इसके लिए कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स इशू करती है। डिबेंचर होल्डर रिसीव, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। नेम ऑफ द डिबेंचर विच मे बी रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ऐसे डिबेंचर के नाम बताने हैं जिसका पेमेंट होगा, लेकिन कब होगा, कंपनी के वाइंड अप के समय, मतलब जब कंपनी बंद होगी तभी मिलेगा। तो इस प्रकार के डिबेंचर को हम क्या कहते हैं बच्चों, अनसेक्योर्ड डिबेंचर। क्या कहेंगे, अनसेक्योर्ड डिबेंचर। What are the does debenture called which can be converted into shares? Again, यहां पर ऐसे डिबेंचर का नाम बताना है बच्चों जिसको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर कहा जाएगा। 41 नंबर पे लिखा हुआ है ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर इज डेबिटेड। जब आप क्या करते हो, शेयर्स को फोर फीचर करते हो तो किस को डेबिट करते हैं या किस वैल्यू को डेबिट करते हैं या किस मद को हम डेबिट करते हैं? तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। पहला बैंक को डेबिट करेंगे, दूसरा शेयर्स कैपिटल, तीसरा फोर फीचर ऑफ शेयर्स और चौथा कैपिटल रिजर्व।
तो याद रखिएगा, जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, तो जनरल एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो इसका आंसर है शेयर कैपिटल। ऑब्जेक्टिव नंबर 42, शेयर कैपिटल इज इफेक्टेड ऑफ द 4 फीचर ऑफ शेयर्स। आपको बताना है कि अगर कंपनी जब अपने शेयर्स को 4 फीचर करती है तो कैपिटल पे उसका इफेक्ट क्या करता है। ऑप्शन नंबर पहला, क्या इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर दूसरा, क्या इससे कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और तीसरा, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स को 4 फीचर करती है तो इससे कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 43 नंबर का, री इशू ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर्स। यहां पर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है किस पर। पहला, एट पार के ऊपर, री इशू एट पार। दूसरा, री इशू एट प्रीमियम, री इशू एट डिस्काउंट एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहां पे इसका आंसर चाहिए, कंपनी अपने यहां पर शेयर जो भी इशू करती है उसको क्या कर सकती है, किसी भी चीज के ऊपर कंपनी क्या कर सकती है, इसको री इशू कर सकती है। सेम प्राइस पर भी कंपनी अपने शेयर्स को री इशू कर सकती है, डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकती है, प्रीमियम पे री इशू कर सकती है। तो मतलब इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 44 नंबर का, द बैलेंस ऑफ शेयर 4 फीचर अकाउंट शो इन साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बताइए कि यहां पर शेयर 4 फीचर जो अकाउंट होता है वो कंपनी बैलेंस शीट के किस साइड में शो करती है। तो इसका आंसर है लायबिलिटी साइड में। तो याद रखिएगा, शेयर 4 फीचर अकाउंट को कंपनी लायबिलिटी साइड में क्या करती है बच्चों, शो करती है। 45 नंबर का लिखा है, कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड ऑफ द राइट ऑफ लॉस। बताइए यहां पर कंपनी कैपिटल रिजर्व के अंदर जो भी अमाउंट रखा हुआ है उससे हम किस लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए काम आता है कैपिटल रिजर्व। 1 वर्ड में आंसर दे दीजिएगा। 46 नंबर का देकर रखा है, व्हाट इज द राइट ऑन शेयर सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने शेयर्स को खुद कंपनी के पास जाता है और क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है या सेक्रीफाइस कर देता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है सरेंडर ऑफ शेयर्स कहा जाएगा। 47 नंबर का देके रखा है, व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ शेयर टेकन बाय द कंपनी। अगर कोई कंपनी जिसकी शेयर्स वैल्यू इससे ज़्यादा अगर कोई प्राइस वसूल कर रही है या ले रही है तो इस अमाउंट को क्या कहेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए, इस अमाउंट को हम कहेंगे प्रीमियम। क्या कहेंगे बच्चों, प्रीमियम कहेंगे। 48 नंबर का रखा है, सेल ऑफ द 4 फीचर शेयर इज कॉल्ड। अगर यहां पर कोई कंपनी क्या करती है, वापस से बेचती है ऐसे शेयर्स को जो कंपनी ने पहले क्या करे, 4 फीचर करे। 4 फीचर करने के बाद अगर कंपनी इन शेयर्स को वापस बेचती है तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे हम कहेंगे री इश्यू ऑफ शेयर कहेंगे। अगला लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज पेड ऑन द 0 कूपन रेट। तो आपका आंसर होना चाहिए 0 कूपन रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, 0 कूपन रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। प्लीज आप एग्जाम देने से पहले जरूर इन ऑब्जेक्टिव को याद करके या एक वीडियो को जरूर देख के जाना, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।